Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes friend, today we are going to discuss and learn what are the different measures taken by the RBI to strengthen यानी to improve या to provide the better condition of money market in India. Now up till now we have understood कि what is the structure of Indian money market, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं. हमने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हमने सीखा कि किस तरह से हमारा जो मनी मार्केट है इट इज़ अवेलेबल इन डाइकोटॉमी यानी टू डिफरेंट पार्ट्स में अवेलेबल है. उसका स्ट्रक्चर दैट इज़ वन साइड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट एंड ऑन द अदर साइड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट. एंड आफ्टर दैट हमने सीखा कि देयर आर सम डिफेक्ट्स या ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस इन द मनी मार्केट. ना जब हमें पता चलता है कि देयर आर सम ड्रॉबैक्स, देयर आर सम लिमिटेशंस, तो हमें उन लिमिटेशंस को रिमूव करना है, उन्हें कम करना है, हमें अपने मनी मार्केट को इम्प्रूव करना है, उन्हें पावरफुल बनाना है, उन्हें स्ट्रेंथन करना है. टू इम्प्रूव एंड टू स्ट्रेंथन द मनी मार्केट हमारे आरबीआई ने आफ्टर 1991 के बाद तो बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे मनी मार्केट को दिए, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ मनी एंड द क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशली इन द मनी मार्केट इट शुड बी अवेलेबल एज़ पर द डिमांड ऑफ मार्केट. यानी हमारे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं इनको उन्होंने पुशअप कर दिया, उन्होंने हमारे जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें काफ़ी वेरिएशन लेके आए, उन्होंने म्यूचुअल मनी मार्केट जो है उसको डेवलप कर दिया. तो ऐसे बहुत से रिफॉर्म्स एंड चेंजेस जो हैं वो आ गए. लेकिन उसके लिए जो सजेशंस आए, उसके लिए जो रिकमेंडेशंस आए ऑन द बेसिस ऑफ चक्रवर्ती कमेटी एंड नरसिम्हा कमेटी, इन दोनों का बहुत ही वाइटल रोल था to provide some reformal changes in our money market. So let us discuss these reforms and changes in the money market in a very simple way. As you know that simplicity is our main motto. So first जो changes हमारे money market में लाए वो थे कि we have introduced some new money market instrument. हमने कोशिश की कि हमारे मनी मार्केट में कुछ नए इंस्ट्रूमेंट आने चाहिए और वो नया इंस्ट्रूमेंट हमने मार्केट के स्ट्रक्चर में भी डिस्कस किया है कि जैसे हमने देखा था टी बिल स्पेशली जो हमारे मनी मार्केट में इट वाज अवेलेबल फॉर द 91 डेज़ यानी 3 मंथ्स, क्योंकि जनरली टी बिल जो रहता है या कमर्शियल बिल जो रहते हैं मोस्टली गिवन एंड डिस्काउंटेड फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि रिस्क पीरियड हमेशा इसमें लोवेस्ट रहता है. लेकिन क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा था, डिमांड बढ़ रहे थे, मोबिलाइजेशन का, फंड्स का, रिसोर्सेज का मूव होना इट वाज वेरी नेसेसरी. तो इसके लिए दिस नीड वाज फेल्ट बाय द चक्रवर्ती एंड नरसिम्हा कमेटी कि नए इंस्ट्रूमेंट आने चाहिए. तो उनकी रिकमेंडेशन पे और नए इंस्ट्रूमेंट आ गए और वो नए इंस्ट्रूमेंट थे 182 डेज़ का टी बिल यानी नियरली 6 मंथ्स या 364 डेज़ का टी बिल यानी नियरली 1 ईयर. तो ये दो नए इंस्ट्रूमेंट जो हैं टी बिल में इनको इन्वॉल्व किया गया, इंक्लूड किया गया ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई की काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिले, क्योंकि यू नो दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट दे इशू टी बिल्स एंड आरबीआई दे आर गोइंग टू सपोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे विल इशू दिस टाइप ऑफ टी बिल ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. तो ये थोड़ा उनमें चेंजेस रिफॉर्म लाए गए. फिर उसमें कमर्शियल बिल जो है वो लाया गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये भी इन्वॉल्व किया गया. तो इस तरह से नए इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो मनी मार्केट में लाए गए ताकि और रिसोर्सेज की मोबिलिटी को फास्ट किया जाए, वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को बढ़ाया जाए और मोबिलिटी ऑफ फंड्स बहुत स्मूथ कैरी और कंडक्ट किया जाए. तो पहला स्टेप उन्होंने ये लिया कि उन्होंने मनी मार्केट के लिए नए नए इंस्ट्रूमेंट को इनोवेट और इम्प्रूव किया ताकि ये सब बेटर जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे बैंकिंग सेक्टर्स को काफ़ी सपोर्ट और हेल्प करें. ओके फ्रेंड्स, सेकंड हमने देखा कि इस मनी मार्केट के लिए हमारे आरबीआई ने सेकंड स्टेप उठाया रिकवरी ऑफ डेब्ट्स कि सपोज़ ये शॉर्ट टर्म फंड्स हम दे भी रहे हैं तो रिस्क फैक्टर कम हो. यानी अगर बैड डेब्ट्स होते हैं, बैड लोन्स होता है, अगर रिकवरी नहीं हो पा रही है तो उनको लीगल असिस्टेंस दिया जाए. और उस लीगल असिस्टेंस के लिए क्या किया गया, 1993 में
हमारे आरबीआई ने स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो सेटअप किए। अब ये स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो प्रॉम्प्ट रिकवरी ऑफ बैड लोन्स के लिए लीगल सपोर्ट आपके फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करेगी कि अगर कहीं पे भी पैसा कहीं अटका तो कैसे वहाँ से रिकवरी करनी है, कैसे उनकी प्रॉपर्टी सील करनी है। तो ये सब जो एक रेमेडियल मेजर्स थे, दैट इज़ बैड लोन को कैसे हमें गुड लोन में कन्वर्ट करना है। अगर कुछ ऐसे लॉसेस के पॉसिबिलिटीज़ होते भी हैं, सपोज इन केस अगर ऐसा होता है, तो दीज स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल्स जो हैं दे विल प्रोवाइड द लीगल असिस्टेंट टू दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये भी एक काफ़ी रिफॉर्म और पावरफुल चेंजेस था जो आरबीआई हमारे लिए किया। नेक्स्ट था थर्ड वन, डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब आरबीआई ने ये डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट की इनिशियल बिगनिंग जो था वो मई 1989 से तो स्टार्ट कर दिया। डी रेगुलेशन करना यानी बिफोर दैट देयर वाज सीलिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट, स्पेशली इन द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स हो, टी बिल्स का इंटरेस्ट रेट हो, या सपोज सीडीज़ हो या दूसरे इंस्ट्रूमेंट हो, उनके ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट रेट था इट वाज फिक्स्ड, उसका सीलिंग वाज देयर, इट वाज डिटरमाइंड बाय द आरबीआई। लेकिन आरबीआई ने कहा आफ्टर जैसे कंपटीशन बढ़ने लगा और स्पेशली आफ्टर 1991 के बाद हमारे चक्रवर्ती कमेटी ने और नरसिम्हा कमेटी ने तो बहुत अच्छे लिबरलाइज्ड सजेशन दिए। उन्होंने कहा कि ये जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो डी रेगुलेशन होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है। तो इस कंपटीशन में अगर हमें मार्केट को कैप्चर करना है, फंड्स का वॉल्यूम बढ़ाना है, हमारे जो जितने भी फाइनेंशियल असिस्टेंस हैं वो लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करना है, तो डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो डी रेगुलेशन क्या होना चाहिए, विद इन अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट के अंदर बदलाव, चेंजेस जो है वेरिएशन शुड बी डन, कि ऐसा नहीं ज़्यादा चेंजेस होना चाहिए। नो, रीजनेबल रेट्स में इफ़ यू कैन डू इट। तो उन्होंने जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन थे या कमर्शियल बैंक्स थे उन सबको फुल्ली उन्होंने अलाउ किया, परमिट किया कि यू कैन फॉलो द डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बट अप टू अ सर्टन रीजनेबल इंटरेस्ट। इससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। जैसे जैसे सब बैंक्स काम कर रही हैं और वैसे वैसे आपकी पब्लिक जो है जब वो फंड्स को फॉलो कर रही है, एंड वेल दे कम टू नो कि दिस बैंक इज़ प्रोवाइडिंग दीज लोन्स एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बट नेचुरल हर कस्टमर चाहेगा कि मैं जितने भी फंड्स बोरो करूं तो एटलीस्ट माय बोरोइंग कैपेसिटी जो है वो बढ़े और जितना मेरा कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो। मैं ज़्यादा फंड्स लूँ क्योंकि मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन पे में कॉस्ट कम करूँ, ये हर कोई चाहेगा। और ये डी रेगुलेशन का फ़ायदा हुआ क्योंकि जिस बैंक को लगा कि हाँ हम ज़्यादा वॉल्यूम दे सकते हैं, और अगर हमने अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को लो रेट पे भी दिया और उन्होंने 500 करोड़ की जगह अगर उन्होंने 1000 करोड़ भी हमसे लोन लिया, तो ओवरऑल तो इनकम बैंक की बढ़ी। लेकिन जिसने 1000 करोड़ लिया उसको जब वो पे करेगा कॉस्ट तो वो थोड़ा कम रहेगा, और 1000 करोड़ के हिसाब से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ओवरऑल फ्लो ऑफ द फंड्स हमारी इकोनॉमी में बढ़े, वॉल्यूम ऑफ फंड्स हमारी इकोनॉमी का बढ़ा। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था इस मॉडर्न रिफॉर्म्स का कि हमारी इकोनॉमी में आरबीआई ने क्या किया, पहली बार जो सीलिंग था, रिस्ट्रिक्शन था, इसको रिड्यूस कर दिया, रिमूव कर दिया, कम कर दिया कि यू कैन फॉलो योर इंटरेस्ट रेट एज पर योर ओन डिसीजन, लेकिन इट शुड बी विद इन अ रीजनेबल लिमिट्स। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको लॉस हो जाए। ये सब उन्होंने फॉलो करने के लिए कहा। तो ये था हमारा नेक्स्ट स्टेप कि डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट की परमिशन हमारे आरबीआई ने बहुत से फाइनेंशियल सेक्टर्स को दे दी। दे वर कम्प्लीटली लिबरलाइज्ड एंड फ्री टू फॉलो द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर द क्रेडिबिलिटी ऑफ देयर कस्टमर, देयर क्लाइंट, उनका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, कम उनका रिस्की प्रोजेक्ट है, रिटर्न एकदम उनको 100% मिलेगी, तो इंटरेस्ट रेट हमने कम भी कर दिया। और वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने 500 करोड़ की जगह 1000 करोड़ कहा, या 1000 करोड़ की जगह 2000 करोड़ कहा, तो वॉल्यूम तो बढ़ा ना, वॉल्यूम बढ़ा तो इनकम बढ़ा। उसमें हमने सपोज उनको थोड़ा कंसिडर करके दे दिया तो
बहुत अच्छी बात है। तो इससे क्या होता है, मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और इससे फ़ायदा किसको मिलेगा, अल्टीमेट जो बोरो कर रहा है फंड्स, जो फंड्स को ले रहा है, और ओवरऑल इकोनॉमी का प्रोडक्शन कैपेसिटी, फ्लो ऑफ फंड्स वो बढ़ेगा। तो इसका फ़ायदा हमारे मनी मार्केट को बहुत हुआ है और अभी भी वी आर एंजॉइंग दिस टाइप ऑफ बेनिफिट्स। नेक्स्ट है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। अब ये पॉइंट हमने मार्केट स्ट्रक्चर में भी डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का ये जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स है यानी MMF, ये जो हमारा स्कीम है ये आरबीआई ने स्टार्ट किया 1992 में टू हेल्प एंड सपोर्ट स्मॉल इन्वेस्टर्स। जो स्मॉल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं जो फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्पेशली इन द फाइनेंशियल मार्केट, उनके लिए ये म्यूचुअल फंड का स्कीम उन्होंने स्टार्ट कर दिया, आरबीआई ने स्टार्ट किया और उनके जितने भी फंड्स आए उन सब फंड्स को मोबिलाइज किया उन्होंने टी बिल्स में, कमर्शियल बिल में, कॉल मनी मार्केट में, नोटिस मनी मार्केट में या कमर्शियल पेपर्स में उनकी तरफ डाइवर्ट किया। ओके, ये बेनिफिट था। लेकिन इसको चलाते चलाते 1995 में फिर आरबीआई ने क्या किया, इस MMF की पॉलिसी को थोड़ा अमेंड कर दिया। अमेंडमेंट करना यानी चेंजेस, सम रिफॉर्म फिर से लेके आया ताकि ये MMM मार्केट यानी म्यूचुअल फंड मार्केट, जिसमें अभी भी आप देखते हो बहुत सारे एड्स चलते हैं, यू आर गिवन अ डिफरेंट वेबसाइट कि म्यूचुअल फंड सही है, इसमें बहुत से लोग वॉट एवर यूर क्वारीज आर देयर यू कैन गो इन दैट, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यूर म्यूचुअल फंड्स। तो ये सब चीज़ें आपको आपके इकोनॉमी में पावरफुल करने का काम कौन करता है, आरबीआई। तो आरबीआई ने क्या किया, उसको थोड़ा अमेंड कर दिया, चेंज कर दिया। और चेंज क्या किया कि उसमें उन्होंने पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया इन द म्यूचुअल मनी मार्केट में, उसमें भी उनको अलाउ कर दिया। अब जब प्राइवेट सेक्टर को इस स्कीम्स में उन्होंने अलाउ कर दिया तो वॉल्यूम तो और बढ़ेगा, कंपटीशन और बढ़ेगी, स्ट्रॉन्गनेस ऑफ फंड्स और बढ़ेगा, यानी आपके जो मार्केट में हमने ड्रॉबैक पड़ा था कि इनएडिक्वेट फंड्स है, अब वो आपकी जो सप्लाई ऑफ फंड्स है वो बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ फंड्स वो बढ़ेगा, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स की यहाँ पे अवेलेबिलिटी सप्लाई मिलेगी, ज़्यादा डिमांड सेटिस्फाई होगी। और जब सप्लाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट मार्केट फोर्सेस में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो मिला ना बेनिफिट, यानी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, फ़ायदा मिलेगा, ओवर हेड कॉस्ट जो है वो हमारा कम हो जाएगा, तो ये फ़ायदा हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत से बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में वो इन्वेस्ट करते हैं, या प्राइवेट सेक्टर को भी उन्होंने अलाउ कर दिया कि इस म्यूचुअल फंड्स में वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और फंड्स को एज़ पर रिक्वायरमेंट वो सप्लाई कर सकते हैं, यानी सेकेंडरी मार्केट को डेवलप करने में मैक्सिमम रोल जो है वो म्यूचुअल फंड्स मार्केट का है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रेपो एंड रिवर्स रेपो। अब हमने पढ़ा था ये भी स्ट्रक्चर में कि 1992 में यानी आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रेपो रेट को इंट्रोड्यूस किया गया और 1996 में रिवर्स रेपो स्कीम को हमने स्टार्ट किया। रेपो को स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि इसमें आपकी आरबीआई आपके बैंकिंग सेक्टर में एडजस्ट करती है लिक्विडिटी को। अगर कहीं पे भी किसी भी बैंक्स को लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है तो कैसे ओवरनाइट उनको सपोर्ट करना है, उसके लिए आरबीआई ने रेपो को इंट्रोड्यूस की कि सपोज़ कोई भी कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको अगर फंड्स की ज़रूरत है तो आरबीआई ने उनको सपोर्ट किया और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने चार्ज किया दैट इज़ कॉल्ड रेपो, उसको रेपो कहते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड रीपर्चेज एग्रीमेंट। उसमें उनके पास जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, उनके पास जो बिल्स हैं, उनको वो क्या करवाते हैं, री डिस्काउंट करवाते हैं, तो वो रीपर्चेज एडजस्टमेंट होता है। और फिर हमने देखा 1996 में रिवर्स रेपो आया। जब 1996 में रिवर्स रेपो आया तो इसमें क्या है, अगेन फिर हमने देखा वॉल्यूम ऑफ करेंसी नॉट ओनली नेशनल लेवल लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी बढ़ा, तो फंड्स की तो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और उसमें भी अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है, ह्यूज इन्वेस्टर्स है, तो सम टाइम ऐसा होता है कि सेंट्रल बैंक नीड्स द मनी, उन्हें फंड्स की ज़रूरत पड़ी,
तो अगर उनको फंड्स की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे क्या है, आपकी उस स्पॉट मार्केट में से फिर से उन जितने भी आपके सिक्योरिटीज़ हैं उनको परचेज़ किया जाएगा और फिर वो फंड्स उनकी तरफ डाइवर्ट किए जाएंगे। स्पॉट मार्केट में परचेज़ किया विद द कमिटमेंट कि उसको आगे चल के हम फॉरवर्ड मार्केट में सेल करेंगे, यानी एक दूसरे की मदद करनी है। यानी अगर कारपोरेट सेक्टर को ज़रूरत पड़ी तो भी बैंक्स उनको मदद करेंगे, या सपोज कमर्शियल बैंक्स को अगर ज़रूरत पड़ी तो भी आरबीआई उसको मदद करेगी। लेकिन अगर आरबीआई को ज़रूरत पड़ी क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है, तो कमर्शियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर उनको सपोर्ट करता है। तो इस तरह से रेपो और रिवर्स रेपो की जो स्कीम है, इसने भी मनी मार्केट में बहुत ही पावरफुल रोल जो है वो प्ले किया। जैसे हमने डिस्कस किया कि आपके टीवाई के बुक्स में जो डेटा दी गई है कि एज़ पर मार्च 2018 जो रेपो रेट है इट इज़ 6.50, लेकिन अगर हम रिवर्स रेपो की बात करें तो इट इज़ 6.25। लेकिन हम बात करेंगे एट प्रेजेंट। अगर हम एट प्रेजेंट 2021 की बात करें तो रेपो रेट कितना है, 4%, और रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35। तो देखो उन्होंने रेपो रेट को कम कर दिया, यानी कॉस्ट कटिंग हो गई ना। जो बोरोवर्स है उनके लिए फंड क्या हो गया, सस्ता, इट बिकम अ चीपर फॉर देम। तो देयर बोरोइंग कैपेसिटी विल इंक्रीज, देयर क्रेडिबिलिटी यानी क्रेडिट फैसिलिटीज़ उनकी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, उनकी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वॉल्यूम भी इधर से ज़्यादा जो है वो मोबिलाइज हो जाएगा और ओवरऑल इकोनॉमी का जो फ्लो ऑफ मनी है इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। तो रेपो और रिवर्स रेपो रेट्स में भी रिफॉर्म, बदलाव, चेंजेस किए गए, बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मनी मार्केट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं DFH है, यानी डिस्काउंट्स। आपने हमने पढ़ा था कि दिस इज़ द डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। अब ये जो डिस्काउंट फाइनेंस हाउसेस हैं इनको स्टार्ट किया गया था 1988 में। किसने स्टार्ट किया था, आरबीआई ने। लेकिन आरबीआई ने जॉइंटली ओन्ड किया था, यानी ओनर्स थे, आरबीआई ने उसका एक बहुत ही पावरफुल ओनर थे। लेकिन ओनर होने के साथ साथ वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी उनके साथ थी, बहुत सारे बिग कारपोरेटेड हाउसेस जो थे वो भी इनके साथ थे। अच्छा, ये जो डिस्काउंट फाइनेंस हाउसेस हैं इनका भी मेन एम क्या रहता है, अपने फंड्स को एज पर रिक्वायरमेंट टी बिल्स में इन्वेस्ट करना, कमर्शियल बिल्स में इन्वेस्ट करना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना, कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट करना, कॉल मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना, नोटिस मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में देना। तो इस तरह से आपके इकोनॉमी में ये जो डिस्काउंट फाइनेंसेस हाउसेस थे ये स्पेशली काम करते हैं टू प्रोवाइड द फंड्स एज पर द डिमांड और रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ताकि मनी मार्केट में अगर कोई डेफिसिट होती है, अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है, डिमांड आती है, बोरोइंग कैपेसिटी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो दे विल प्रोवाइड द फंड्स एट वेरी लो कॉस्ट। ये थोड़ा ध्यान जो है वो मोस्टली इस तरह से हमेशा डिस्काउंट फाइनेंसेस हाउसेस जो हैं वो करते हैं। तो ये भी पावरफुल रोल प्ले करते हैं इन मोबिलाइजिंग ऑफ द फंड्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, हमने पढ़ा था अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज थी। ओके, अब आरबीआई ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बाद इनका रेगुलेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि इधर था अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। अब अगर आपकी इकोनॉमी में डायकोटॉमी है, एक तरफ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इज़ मूविंग ऑन एंड ऑन द अदर साइड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट चल रहा है। अब अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को एनी हाउ कंट्रोल तो करना है, और इसमें भी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं उनके लिए हमारी आरबीआई ने बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया, और वो स्टेप लिया इन 1997 में। उसमें उन्होंने क्या किया, आरबीआई एक्ट को अमेंड किया गया, एंड एज पर द अमेंडमेंट आरबीआई ने ये कंपल्सरी कर दिया, इट इज़ वॉज द मैंडेटरी, कि जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं दे हैव टू रजिस्टर्ड, उनको अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना पड़ेगा। दे रिक्वायर द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एज पर द आरबीआई एक्ट। और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उनको पीरियोडिक
रिटर्न्स जो हैं वो फाइल करने पड़ेंगे, यानी उनको अपना अकाउंट जो है वो पीरियडिकली सबमिट करना पड़ेगा विद द आरबीआई। तो इससे क्या होगा, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, थोड़ी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि हमने देखा कि हमारे इकोनॉमी में स्टिल देयर इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी जो पूरी तरह से अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाती है, वो अनसेंक्शनड इकोनॉमी है, क्योंकि हैवी इकोनॉमी में टैक्सेशन का बर्डन है, लाइसेंस का बर्डन है, तो हमारी इकोनॉमी में सम ब्लैक इकोनॉमी इज आल्सो वर्किंग। लेकिन आरबीआई ने कहा कि व्हेन दे आर वर्किंग लाइक अ बैंक, so it is necessary and compulsory to take the certificate of registration from RBI, उनको ज़रूरी है, और उसके साथ साथ they have to file the periodic returns, उनको वो भी बताने हैं कितना वॉल्यूम उनके पास मिल रहा है, कहाँ कहाँ वो फंड्स को मोबिलाइज कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ तो उनके जो फंक्शंस हैं, जो ऑपरेशन है, वर्किंग है, वो सिस्टमैटिक बनेंगे, एंड आरबीआई विल कम टू नो द हाउ दे आर वर्किंग इट। तो उनके ऊपर भी डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल रहेगा, वो भी थोड़े सिस्टमैटिक बनेंगे, या दे विल कम टू नो कि हाउ दे आर वर्किंग, किस तरह से कहाँ कहाँ वो अपना वर्किंग जो है, वो फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से रेगुलेशन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं वो आरबीआई ने स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? इन 1997 में। क्या बदला उन्होंने? आरबीआई का एक्ट बदला, अमेंड किया, चेंजेस किया, और उसके बाद उन्होंने कंट्रोल में, रेगुलेशन में लाया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को। तो ऐसे बदलाव करती रहती है। अब जैसे हमने अभी अभी कहा कि म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स में 1995 में उन्होंने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया। लेकिन एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू और बताती हूँ कि आफ्टर 2000 के बाद, जब 2000 के बाद हम 21st सेंचुरीज़ की तरफ जाने लगे, तो उसने अपने रेगुलेशन में सेबी को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को भी म्यूचुअल फंड में इन्वॉल्व किया कि जितनी भी रेगुलेशंस हैं म्यूचुअल फंड्स की, उनके ऊपर दे विल कीप अ आई ऑन देम, दे विल कीप वॉच ऑन देम। तो ये आपके इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है, प्लस आपकी इकोनॉमी में ये भी ध्यान रखेगा कि आपके फंड्स जो हैं वो रीज़नेबल रेट्स पे डाइवर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आपके डिमांड्स को वो प्रॉपरली सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या स्टिल देयर इज़ अ मोर पोटेंशियल और रिक्वायरमेंट इन द इकोनॉमी। तो ये सब धीरे धीरे आपकी इकोनॉमी में रेगुलेशन से उनको वो कंट्रोल और उनका वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यस, नेक्स्ट उन्होंने 8th स्टेप उठाया कि रिफॉर्म और चेंजेस आया मनी मार्केट में। उन्होंने रिड्यूस कर दिया मिनिमम लॉक इन पीरियड। अब मिनिमम लॉक इन पीरियड को उन्होंने जब रिड्यूस कर दिया, तो ये भी हमारे मनी मार्केट के मोबिलिटीज़ को उन्होंने बढ़ा दिया, फ्लो को बढ़ा दिया। आपने देखा कि हमारे जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, या हमारे जो कमर्शियल बिल्स हैं, या हमारे कमर्शियल पेपर्स हैं, इनका मैच्योरिटी पीरियड हमने स्ट्रक्चर में क्या डिसाइड किया था? फ्रॉम 7 days to 1 year, 7 days to 1 year। यानी हम जब शॉर्ट मार्केट की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायर बात करते हैं, तो जैसे हमने देखा कि कॉल मनी मार्केट था, इसमें तो आपका 1 day रहता है। लेकिन जब हम लोग नोटिस मनी मार्केट में आते हैं तो 2 days to 14 days आते हैं। तो लॉक इन पीरियड क्या होता था? पहले 15 days तक होता था, 15 दिन तक होता था। लेकिन अभी अगर सपोज़ किसी को ज़रूरत पड़ी, तो इमरजेंसी में फ़ंड्स देने हैं, तो उन्होंने लॉक इन पीरियड को रिड्यूस करके 15 days से कितना कर दिया? 7 days कर दिया। यानी फिर से उन्होंने इसमें चेंजेस लाया, क्योंकि लॉक इन पीरियड को रिड्यूस करना यानी क्रेडिट बोरोइंग कैपेसिटीज़ को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग कैपेसिटीज़ को देना। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जो था वो थिंकिंग था आरबीआई का, और आरबीआई ने क्या किया? मिनिमम लॉकिंग पीरियड बदल दिया। कब से बदला? अक्टूबर 2004। अक्टूबर 2004 से आरबीआई ने ये लॉकिंग पीरियड रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 15 days टू नाउ इट इज़ 7 days। बस आपका जो सीडीज़ हैं, आपके जो सीपीज़ हैं, फ्रॉम 7 days टू 1 year, इसके बीच में आपके मैच्योरिटी पीरियड्स फ्लक्चुएट होते रहेंगे। तो लॉकिंग पीरियड रिड्यूस करने से आपका वॉल्यूम जो है, आपके मनी का अमाउंट जो है, आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है, ये ओवरऑल इंक्रीज हुआ और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड को वो सेटिस्फाई करेगा। ओके फ्रेंड्स, यस, 9th पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो है CCIL। CCIL का फुल फॉर्म है
द क्लियरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, द क्लियरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये क्लियरेंस काउंसिल ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ जो इंडिया लिमिटेड है, इसको सेटअप किया आरबीआई ने इन 2001, लेकिन इसको बनाया उन्होंने किस पे? एज पर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। 1956 का जो कंपनीज एक्ट था, उसी के बेसिस पे इसको सेटअप किया गया। इसका मेन पर्पस क्या था? आपके बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट करना, उनके क्लियरेंस में, फंड्स की मोबिलिटी में उनको सपोर्ट करना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में फंड्स की बोरिंग कैपेसिटी बढ़ाना, लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ज़रूरत को देना। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की तरफ डाइवर्जन जो था वो CCIL ने किया, यानी द क्लियरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस आया हमारे मनी मार्केट में। अच्छा, इसने सबसे ज़्यादा और क्या मदद किया? क्योंकि जब आपके स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में ये क्लियरिंग हाउसेस आपको सपोर्ट कर रहा था, तो वो सपोर्ट किस में कर रहा था? एक्सचेंज रेट में, क्योंकि हमारी इकोनॉमी वाज इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी, और व्हेन वी आर इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी, तो यू रिक्वायर द डिफरेंट करेंसीज ऑफ द कंट्रीज़। तो इसके लिए आपके करेंसीज को एज पर योर रिक्वायरमेंट कन्वर्ट करके देना, कि रुपीज़ है तो डॉलर में कन्वर्ट करना, डॉलर्स है तो पाउंड्स में कन्वर्ट करना, पाउंड है येन्स में, जिस देश के साथ आप डील कर रहे हो उनको कन्वर्ट करके देना, और फास्ट वो ट्रांजैक्शंस आपकी सेटिस्फाई करना। तो मोस्टली उन्होंने इसमें भी डील करना शुरू कर दिया, और उसमें भी बैंकिंग सेक्टर्स या बहुत सारे जो उसमें इन्वेस्टर्स थे उनको सपोर्ट करके दिया, उनकी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई किया, सप्लाई भी किया, डिमांड भी किया। तो मार्केट फोर्सेस जो थे वो इक्वली बैलेंस होके इस क्लियरिंग हाउसेस की वजह से इकोनॉमी में स्मूथ फंक्शन कर रहे थे। तो इसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाया, हमारे इकोनॉमी के ग्लोबल नीड्स को उन्होंने सेटिस्फाई किया। तो ये काफ़ी एक अच्छा बदलाव था। नेक्स्ट उन्होंने क्या कर दिया कि हमारे नेशनल जो डीलिंग सिस्टम था, नेशनल डीलिंग सिस्टम में हमारा रेपो रेट जो है किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से आरबीआई सबको सपोर्ट कर रही है, उसको भी उनकी अकाउंटेबिलिटी दिखाना शुरू कर दिया। तो हमारी इकोनॉमी में क्या था? और वॉल्यूम फंड्स का बढ़ गया, यानी हर लेवल पे उन्होंने फंड्स की रिक्वायरमेंट, फंड की स्मूथ कंडक्टिंग के लिए हमारे द क्लियरिंग कॉरपोरेशन हाउसेस जो थे उन्होंने काफ़ी हमको सपोर्ट किया। तो CCIL यानी द क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो 2001 में बना, लेकिन किसके बेसिस पे बना? द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। इनका मेन पर्पस था कि उनको डील करना था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, या रुपीज़ और डॉलर्स की अगर कन्वर्जन है, या ग्लोबली रिलेटेड कोई भी आपका फाइनेंशियल सेक्टर है, बड़े बड़े फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं, उनकी मदद करना, उनकी डिमांड्स को सेटिस्फाई करना, इनकी डिमांड के हिसाब से उनको फंड्स लैंडिंग करना, उन्हें देना, और वो भी रीज़नेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो ये सब काम जो था वो CCIL ने किया। तो ये भी एक चेंजेस आया, बदलाव आया, जिसने हमारे मनी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये हम ऑलरेडी स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? MSF। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 3 मई 2011। देखो, जैसे जैसे टाइम बदला, जैसे जैसे बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल मार्केट की डिमांड बढ़ी, कॉरपोरेट वर्ल्ड की डिमांड बढ़ी, तो आरबीआई भी उनके हिसाब से अपनी रेगुलेशन को बदलती रहती है, क्योंकि आरबीआई का मेन रोल क्या है? उनको सपोर्ट करना, उनका बैकबोन बनना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना, उनको लिबरलाइज करना, ताकि उनका वॉल्यूम जो है वो फंड्स का बहुत स्मूथ हो जाए, और वो भी रीज़नेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की जो उन्होंने स्टार्ट किया, बिगिनिंग किया, इट वाज स्टार्टेड ऑन 3 मई 2011, लेकिन इफ़ेक्टिव कब हुआ? फ्रॉम 9 मई 2011। यहाँ से उन्होंने अपना फंक्शन स्टार्ट किया। अच्छा, इस फंक्शन में क्या होता है? आपकी कोई भी बैंक हो, कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, दे कैन आस्क द एनी हेल्प फ्रॉम योर आरबीआई ओवरनाइट बेसिस। आपको सपोज पैसे की ज़रूरत पड़ी, सपोज बड़ा बिग बिजनेसमैन है, जैसे बिरला है या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, टाटा इंडस्ट्रीज़ हैं, दे रिक्वायर द ह्यूज फंड्स।
तो सपोज उन्हें फंडिंग करनी है एंड यू रिक्वायर अ बिग अमाउंट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स ओनली, तो उसके लिए दैट मच अमाउंट इज़ नॉट अवेलेबल विथ यू, तो आपने किसको अप्रोच कर दिया, आरबीआई को अप्रोच कर दिया। तो आरबीआई जो है वो ओवरनाइट आपकी डिमांड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, वो आपको दे सकती है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा इट विल बी 1% अबव द रेपो रेट। ये तब डिसाइड किया गया था 2011 में, ओके। लेकिन इसमें बदलाव आया, वो बदलाव ये आया कि उन्होंने अप्रैल 2012 में थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने बैंक्स की बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ा दी। कितना बोरो कर सकते हो अभी आप बोरो कर सकते हो एज पर यूर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। आपकी जो नेट डिमांड है प्लस टाइम लायबिलिटीज़ हैं उनको आप प्लस करो और उसका 2% यू कैन बोरो फ्रॉम द आरबीआई, वो कर सकते हो। लेकिन उसमें भी आरबीआई ने क्या किया, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो उन्होंने क्या रूल फॉर्म किया था कि रेपो से हम 1% ज़्यादा लेंगे। लेकिन अगर मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं एट प्रेजेंट आपका रेपो रेट कितना है, 4%, बराबर। लेकिन एमएसएफ रेट कितना है, 4.25, यानी 25 पैसा ज़्यादा। तो देखो किस तरह से उन्होंने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया कि भले 25 पैसा ज़्यादा दो, मुझे ज़रूरी नहीं है 1% दो। तो देखो आरबीआई ने भी डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट किया है। तो इस तरह से आप डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट करके आप लोन फैसिलिटी को क्या कर देते हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीपर बना देते हो। और चीप बनने से उनका वॉल्यूम ऑफ करेंसी क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्या हो जाएगा, ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगा। इट विल प्रोवाइड मोर एंड मोर क्रेडिट फैसिलिटीज़, मोर एंड मोर फंड्स एंड वॉल्यूम एंड फ्लो जो है वो इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी विल इंक्रीज। तो काफ़ी बैकिंग मिलता है, काफ़ी बूस्ट मिलता है इकोनॉमी का। तो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है ये भी हमारे बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी, या हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को, हमारे कारपोरेट सेक्टर्स को काफ़ी हेल्पफुल प्रूव होती हैं। So these are the different reforms and changes were brought by RBI in our money market so that our money market should become more and more powerful. हमारे जितने भी शॉर्ट टर्म नीड्स हैं, बोरोइंग हो, लेंडिंग हो, इट शुड बी सेटिस्फाइड, जितनी हम कर सकते हैं, ताकि जो फंड्स की शॉर्टेज हो वो नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए सजेशन किसकी मिली, 2 कमेटीज थी, चक्रवर्ती कमेटी एंड नरसिम्हा कमेटी। इनकी वजह से ही हमारे इकोनॉमी में रिफॉर्म आया, चेंजेस आया, बदलाव आया, कि हमारी इकोनॉमी का जो पूरा चेंज था इट बिकेम अ डायनामिक, हमारी इकोनॉमी बिकम अ ओपन इकोनॉमी। काफ़ी लिबरलाइजेशन लाया गया और वो लिबरलाइजेशन हमने 1 बाय 1 जैसे जैसे टाइम होता गया हम लाते गए। जैसे हमने न्यू मार्केट में इंस्ट्रूमेंट लेके आए मनी के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़े, आप भी हमेशा अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाओ। कि जैसे आपने टी बिल देखा वो 91 डेज़ का था, लेकिन अभी आपके सामने 182 डेज़ का भी टी बिल आ गया, 364 डेज़ का भी टी बिल आया। तो न्यू मार्केट इंस्ट्रूमेंट आए। अच्छा, अगर कुछ रिकवरी ऑफ डेप्ट आपको चाहिए, उसके लिए आरबीआई ने आपको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड किया बाय स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल्स दिया 1993 में, ताकि अगर कुछ होता है तो आपको लीगल हेल्प दी जाए, ताकि आपका कहीं पे भी लॉसेस नहीं हो, इट शुड बी रिकवर्ड। देन डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट हमने किया कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में उन्होंने जो सीलिंग रखा था कि इंटरेस्ट रेट इतना ही फिक्स करना है, जो आरबीआई डिटरमाइन करेगी वही सबको फॉलो करना, नो नीड। अभी आप अपनी परफॉर्मेंस, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स के हिसाब से रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट कर सकते हो। डिफरेंट रेट्स जो हैं डिफरेंट कस्टमर से एज़ पर देयर पर्पस, एज़ पर देयर क्रेडिबिलिटी आप डील कर सकते हो। इतना फ्रीडम दिया, बट इट शुड बी इन सम रीजनेबल लिमिट्स। देन मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, इसने भी काफ़ी सपोर्ट किया। रेपो और रिवर्स रेपो रेट, इसने तो बैंकिंग सेक्टर्स की जो वॉल्यूम ऑफ फंड्स थे उनको बहुत बड़ा एक मेजर सपोर्ट दिया, क्योंकि इसको तो हम बैकबोन कहते हैं, जिस पे आपका मार्केट, मनी मार्केट जो है वो पूरी तरह से स्टैंड कर रहा है।
देन DFI जो डिस्काउंट फाइनेंस हाउसेस हैं, ये 1988 में तो शुरू हुए, लेकिन मोस्टली 91 के बाद जो बदलाव आया, इनका कंट्रीब्यूशन टी बिल में कहें, कमर्शियल बिल्स में कहें, CDs में कहें या CPs में कहें, काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। देन रेगुलेशन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन 1997 के बाद RBI ने तो अपना एक्ट ही अमेंड कर दिया, एंड एज पर द न्यू अमेंडमेंट all the non-banking financial corporation, they must get the certificate of registration and they have to maintain the transparency of their work, and for that sake what they have to do, they have to submit the periodic subscription, उनको वो periodic return जो है वो बतानी है। then minimum lock in period 15 दिन से उन्होंने कितना कर दिया, 7 कर दिया, और 2001 में उन्होंने क्या कर दिया, द क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड उनको सेटअप कर दिया, जो मोस्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी डील करेगी, प्लस आपके इंटरनेशनल मार्केट में आपकी करेंसीज़ को सपोर्ट करेगी, इंटरनेशनल फंडिंग करेगी, ये भी करेगा, और आपको नेशनल डीलिंग सिस्टम में किस तरह से रेपो सपोर्ट कर रहा है उनका भी पूरा आपको अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसमें ओवरनाइट आपको फैसिलिटी दी जाएगी और आपको आपके जो नेट डिमांड है या आपकी जो टाइम लायबिलिटी है उनका 2% आपको ओवर बोरोइंग कैपेसिटी को उन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो यस फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने ये 10 पॉइंट्स को डिस्कस किया, in the same way, in a very easy way, I have provided in my notes, handwritten notes. Yes friends, if you like this video, do share, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.